आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं रफीक अहमद। दोस्तों, सिवान के जो पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजद के एक महत्वपूर्ण नेता और आप कह सकते हैं सह संस्थापक, राजद पार्टी के सह संस्थापक, बाहुबली नेता, कद्दावर नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिनकी हत्या हो गई है या मौत हो गई है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। 18 अप्रैल को उनकी कोरोना पॉजिटिव होने का मामला सामने आता है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है जेल प्रशासन के द्वारा। जो हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, वहां भर्ती कराया जाता है और पता ये चलता है कि उनके साथ ही साथ एक और शख्स का भी तबीयत खराब होती है, जिसको एम्स में भेजा जाता है, जो एक टेररिस्ट होता है जिसका नाम है छोटा राजन। वो अलग की बात है, लेकिन जब ये पता चलता है कि पूर्व सांसद जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनकी तबीयत खराब होती है कोरोना की वजह से, तो उनको भर्ती दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में कराया जाता है। बात यह भी सामने आती है कि इनके वार्ड में जानबूझकर एक ऐसे शख्स को भी रखा जाता है जो बहुत ही गंभीर रूप से कोरोना से ग्रसित था, एक पाकिस्तानी आतंकवादी था, जिसको जानबूझकर रखा गया या अनजाने में रखा गया, ये जो भी है, जानबूझ के रखा गया, अनजाने में रखा गया, एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अगर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अंदर में अगर कोरोना का मामला था तो उनको आइसोलेट करके रखना चाहिए था और उनको फौरन से ही इलाज मिलना चाहिए था। एक बात और भी है कि जब पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का मामला, जब कोरोना का कोई सिम्टम दिखा, क्योंकि अभी तक कोई मामला ऐसा नहीं आया है कोरोना से संबंधित कि अगर आपके अंदर में कोई सिम्टम दिखे, मतलब कि लक्षण दिखाई दे कोरोना से संबंधित, तो उसमें अचानक से इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ जाए कि उनको फौरन से वेंटिलेटर में रखा जाए, इस तरह की बात अभी तक कोई भी केस में देखने को नहीं मिला है। अभी का एक लेटेस्ट खबर मैं आपको बता देता हूं कि आज की तारीख में जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुपुर्द खाक करने की बात थी दिल्ली के ही कब्रिस्तान में, वहां से मामला को अभी रोक दिया गया है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट खबर यह है कि जो उनका पोस्ट डेथ कोरोना टेस्ट हुआ था, यानी कि उनके मौत के बाद का कोरोना टेस्ट 2 दिन पहले का जांच करने के लिए जो से लिया गया था सैंपल, उसका जो अभी रिजल्ट है वो निगेटिव आता है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों, कि जो एक शख्स, सबसे पहली लापरवाही तो उसके साथ ये की गई कि उन्हें वक्त पर इलाज नहीं दिया गया, क्योंकि अचानक से जब तबीयत ज्यादा बिगड़ती है तभी किसी को वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को हॉस्पिटल में लेकर आया गया और उनको अचानक से जब उनके ऑक्सीजन का लेवल घटने लगा और वेंटिलेटर में रखा जाने लगा, तो इसका पहला स्टेप यहीं पर यह साबित होता है कि इनके इलाज में देरी की गई थी जेल प्रशासन के द्वारा, जिसका जवाबदेही जेल प्रशासन का बनता है और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। आज न कल तो देना पड़ेगा जवाब, ये बात तो पक्की है। क्योंकि अभी जो माहौल है पूरे देश में वो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, कोरोना का माहौल है, तो इसमें बहुत सारी बातें लोग दबाने की कोशिश, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य कभी दबेगा नहीं, छुपेगा नहीं, आज न कल तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है पूरे भारत में ये पहला ऐसा मामला होगा जिसके कोरोना से मौत के बाद जब उस शख्स को जांच कराया जाता है तो निगेटिव निकलता है मामला। और वैसा शख्स वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, आप सब लोग भी जानते होंगे उनको, ना वो शख्स किसी तरह का नशा करते हैं, ना वो किसी तरह का सिगरेट पीना या दारू पीना, कोई इस तरह की कोई नशा का बात नहीं था। तो लंग्स खराब होने वाली बात भी ऐसी नहीं हो सकती है कि फौरन से प्री मेडिकल किसी तरह के कंडीशन की वजह से वो जो कोरोना है वो आपके लंग्स को इतना बर्बाद कर दे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए और फिर आपको ट्यूब के जरिए आपको ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको वेंटिलेटर पे रखा जाए। ये मामला बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहलाता है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहलाता है। और ये डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ ही क्यों होता है? देखिए, कई ऐसी चीजें जो हुई हैं उनके साथ में इसी चीज में, इसी दौरान में, जो पूरा इशारा करती हैं कि ये एक हत्या की साजिश हो सकती है। बिल्कुल ये हत्या है, सुनियोजित ढंग से, एक संस्थागत तरीके से एक हत्या की बात हो सकती है। ऐसा क्यों होता है कि किसी शख्स के अंदर में जब सिम्टम की बात आती है तो उसको देर कर दिया जाता है हॉस्पिटल में भेजने का? पहला साजिश की बू तो यहीं आती है। दूसरी बात, उसी जेल के अंदर में कोई एक शख्स है जो उसका हाथ पकड़ के ये कहता हो कि नहीं, आप मत जाओ हॉस्पिटल में वरना आप वापस लौट के नहीं आ सकोगे। क्या ये सपना आया था किसी के दिलो दिमाग में? रोहित बवाना करके एक गैंगस्टर है, जो भी है, जेल में है, अगर उसके मन में यह बात आती है कि आप जेल में मत जाओ, हॉस्पिटल में मत जाओ वरना आप वापस नहीं आ सकोगे, दूसरा बू यहीं पर आता है बदबू साजिश का,
जो प्रशासन के द्वारा है या केंद्र के द्वारा या जिसके भी द्वारा किया गया हो, ये दूसरा मामला सामने आता। तीसरी बात कि हॉस्पिटल में ऐसी जगह पे क्यों लेके जाया गया जो 4 बार सांसद रह चुका है, 2 बार विधानसभा में जा चुका है, वो शख्स को एक ऐसे हॉस्पिटल में रख दिया जाए जहां के हिस्ट्री के बारे में बहुत ही खराब चीजें सुनने को हमेशा मिली हैं। किडनी के मामले में सुनने को मिला है कि वहां पर चोरियां होती हैं, बहुत सारे मामला तो वहां पर हुए हैं जो निगेटिव छवि के होते हैं। और जो इतना सांसद जो जनप्रति रह चुका है, 4 बार सांसद रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके, क्या उस शख्स को एम्स में भर्ती नहीं कराना चाहिए था? चौथा पॉइंट तो यहीं पर आता है। वहीं पर आप जब मामला ये आता है कि जब परिवार वाले लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, रात के वक्त में जब ये पता चलता है कि उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और उनके परिजन मिलना चाहते हैं लेकिन उनके परिजन को मिलने नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये 5वां पॉइंट है। अचानक से प्रशासन को क्यों बुलाया जाता है, वहां पर पुलिस को क्यों बुलाया जाता है? केजरीवाल को यह जवाब देना पड़ेगा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको भी इस बात का जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं एम्स में भर्ती कराने के लिए एक शख्स की जो संवैधानिक मौलिक अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान दुनिया का कितना भी। आखिर एक बात बताओ, हमारे देश का संविधान किसी के मौलिक अधिकार के बारे में क्यों कहता है? और मौलिक अधिकार के तहत ही किसी को सही इलाज मिले उसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ा। सलमान खुर्शीद साहब जो इनके वकील थे, उन्होंने अर्जी दी हाई कोर्ट में कि इनका सही इलाज हो, इनके पास मोबाइल हो, इनके पास चार्जर हो, इनके पास में सही इलाज का मॉनिटरिंग का पूरा उपाय लगाया जाए। ये कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा। क्यों ये जाति की गई है प्रशासन के द्वारा या फिर जेल के द्वारा? क्या ये कोर्ट बताएगा कि नहीं आप इसको इलाज कराओ? ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, ये तो मिलना ही चाहिए। इस पर क्या कोर्ट ये बोलेगा कि आप इसको खाना खिलाओ, आप इसको पानी दो, आप इसको जहर दो, आप इसको ये दो? ये मतलब ये कोर्ट बोलेगा। कोर्ट जाना पड़ा, इसका मतलब साफ था कि कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि इनके साथ में ज्यादती की जाएगी, इनके साथ में कोई ना कोई गलत काम किया जाएगा। और ये बात साबित हो भी जाती है। अगर ये कोरोना का मामला निगेटिव अगर आ जाया है तो इसका मतलब साफ है कि जो पॉजिटिव बताया गया है, वेंटिलेटर में रखा गया, ऑक्सीजन का लेवल लगातार घटता रहा गया है, परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश का एक षड्यंत्र नजर आता है। अब चूंकि इतनी बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि दुनिया में कोरोना जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और ये लोग कहते कहते थक जा रहे हैं लेकिन कुछ साबित नहीं कर पा रहा। लेकिन भारत में अगर आज भी जुडिशियली और हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान इतना स्ट्रांग है कि अगर सही मायने में जितने भी लोग हैं, जितने भी शासन में लोग हैं और जो इनके पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, अगर वो ईमानदारी से कोशिश कर दें, अगर वो बड़े वकीलों को पकड़ के इसके पीछे जांच कराने की बात करें, इनका सही से थॉरोली पूरा साइंटिफिक वे में जांच कराने की कोशिश अगर करें तो सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आएगी और कुछ ना कुछ ऐसे कल्प्रिट जो अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे, चाहे वो जेल प्रशासन में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, या फिर जानबूझकर इनके साथ कोई ऐसी हरकत कर दी गई है जिसकी वजह से सांसें रुक गई हैं और इंसान की हत्या हो गई है। यह बहुत ही गंभीर सवाल है दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा, देखिए ये कोई सिवान की राजनीति की बात नहीं है, ये पूरे बिहार और देश की एक लोगों के अधिकार की बात है। एक पूर्व सांसद के साथ जब ऐसा किया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश में ऑक्सीजन की कमी है, जिस देश में दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, जिस देश का नेता दलाली खाने के लिए बैठा हुआ है, उस देश में आम लोगों को किस तरीके से मार दिया जाता होगा। ये बोलकर कि नहीं कोरोना ने इसको मार दिया है, और तमाम चीजों की कालाबाजारी किया जाने लगा होगा, पैसा ऐंठा जाता होगा हॉस्पिटल के द्वारा और दवाओं के नाम पर। एक जब पूर्व सांसद के साथ में ऐसा कर किया जा सकता है, जब उनके साथ इतने डिस्क्रिपेंसीज हो सकते हैं, इतने मतलब कंट्राडिक्शन हो सकते हैं, मतलब एक ही इंसान के हॉस्पिटल आने से लेकर उनकी मौत तक के मामलात में कई ऐसे कंट्राडिक्शन पैदा हो गए, कई ऐसी बातें जो विरोधाभासी हैं, जो पच नहीं पा रहा। एक होता है इंसान की चलो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि इसको खांसी हुआ, इसकी तबीयत खराब हुई, इसके सांस में कमी होने लग गई है, फिर इसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसकी जांच हो जाती है और उसको मौत हो जाती है, तो इस समझ में आता है कि चीजें कैसे स्टेज वाइज हो रही हैं। एक इंसान जो जेल में है वो बिल्कुल फिट है, थोड़ा बहुत सिम्टम आता है, हॉस्पिटल आता है खुद अपने पैरों पर चलकर। वहीं पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी भी दिल्ली में है और उनके बेटे बेटियां भी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि पत्नी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उनके बेटा को भी, लेकिन ये दोनों निगेटिव हो जाते हैं, बाद में बिल्कुल को होम क्वारंटाइन होते हैं, जो भी प्रिकॉशन लेना रहता है वो प्रिकॉशन लेते हैं और ये बिल्कुल फिट हो जाते हैं। लेकिन जब किसी इंसान को पूरे हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी जा रही है, उस इंसान की मौत हो जा रही है, ये कैसे हो सकता है?
एक आम इंसान जिसको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसकी हत्या माना जा सकता है बिल्कुल कि बिल्कुल ये मर गया इंसान फैसिलिटी की कमी की वजह से। लेकिन जब एक अलग किस्म का केस आता है जिसको एक हाई प्रोफाइल केस कहा जा सकता है, उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है और वहां पर अगर उनकी मौत हो जाती है तो ये खुद में एक विरोधाभासी बात है, ये खुद में एक कंट्राडिक्शन वाली बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज की तारीख में मैं बता रहा हूं, आज कोरोना का टेस्ट हुआ उनके मृत शरीर से सैंपल लेकर, तो उसमें यह पता चला है कि ये कोरोना निगेटिव है। कोर्ट में मामला गया हुआ है, बहुत ही जल्द इस बारे में कोर्ट का फैसला आएगा कि क्या करना है आगे, क्या जांच होगी, क्या जांच नहीं होगी। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल 3 राज्यों का होगा, 2 राज्यों का होगा, एक दिल्ली का, एक हमारे बिहार का। बिहार के सरकार का अगर साथ रहा, नीतीश कुमार इसको ये बोल देते हैं कि ठीक है अगर निगेटिव हो चुके हैं तो सिवान लाया जाए इनकी लाश को, क्योंकि सिवान की जनता और जो उनकी चाहने वाले लोग हैं और सिवान की सरजमीन पर उनका हक है। आप ऐसे किसी को आप डिप्राइव नहीं कर सकते, वंचित नहीं कर सकते हैं उसके अधिकार से। अगर एक इंसान जिसका जो पैतृक गांव होता है, जहां पर वो पैदा होता है, वहीं पे जीता है, वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी बिताता है, उसकी ख्वाहिश भी यही होती है कि अगर मुझे दफनाया जाए या मुझे जलाया जाए शमशान घाट में तो वो अपने पैतृक गांव में ही आए। ये हक है उसका। क्या प्रशासन इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि अगर वो सिवान में आते हैं तो वो प्रशासन इस तरह से कंट्रोल करेगी जिससे कोरोना का जो गाइडलाइन है उससे ब्रेक नहीं हो? और लोग, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी ये लोग देख रहे हैं, जो सिवान में भी लोग होंगे, वो लोग भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोरोना का किसी तरह की गाइडलाइन को ना तोड़ा जाए अगर वो सिवान में लाश को लेकर आया जाता है, उनकी बॉडी को लेकर आया जाता है। लेकिन सवाल यहां पर है कि क्या तेजस्वी यादव इस पॉइंट पर, जिनको वो अपना चचा कहते हैं, तेजस्वी यादव जी शहाबुद्दीन साहब को चचा कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों, ये बात बिल्कुल मतलब हर वो इंसान कहेगा जो राजद को बहुत अच्छे से जानता है, जो बहुत पुराने उनके सदस्य हैं, कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो लालू प्रसाद जी हैं मानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, वो उनको मानते हैं। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी आंखों से आंसू भी निकले होंगे जब ये खबर उन तक पहुंची होगी कि शहाबुद्दीन साहब की मौत हो गई है या हत्या हो गई है, कोताही करके, बदमाशी करके और उनके साथ में ज्यादती करके। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लालू प्रसाद जी की आंखों से जरूर आंसू आए होंगे। लेकिन ये वक्त है उनके उस एहसानों का बदला चुकाने का, उनके बीवी बच्चों को, जो बीवी बेवा हो गई है, जो बच्चा यतीम हो गया है, उनके साथ खड़े होने का, मजबूती के साथ में। आप यकीन मानिए, मैं पिछले 4 दिनों से लगातार कंटिन्यू मॉनिटर कर रहा हूं, कंटिन्यू में कांटेक्ट में हूं बहुत सारे लोगों से जो वहां पर मौजूद हैं, कंटिन्यू वहां पर मौजूद हैं, हॉस्पिटल से लेकर मैडम के घर तक, हर लोग कंटिन्यू साथ में बातचीत हो रही है। लेकिन कहने का मतलब ये, जितना मेहनत इस वक्त अकेला एक लड़का जो पढ़ लिख कर अभी फौरन आया था इस पॉलिटिकल लाइफ में, पॉलिटिक्स भी करने के लिए नहीं आया था, अपने घर आया था, और अचानक से उसके ऊपर में इतना बोझ पड़ जाए एक ओसामा नाम के इस बच्चे पर, इस शख्स पर जो शहाबुद्दीन साहब का लड़का है, और उसको किसी तरह का किसी का सपोर्ट ना मिले, ये एक बहुत बड़ी जाति है। जो तेजस्वी यादव, भाई मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं तेजस्वी यादव और राजद पर, वो तो जो हिना साहब हैं जो लड़ाई लड़ती हैं, इलेक्शन लड़ती हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि उनका स्टैंड क्या होता है, वो किस तरह की बातें करती हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति होगी, वो हिना साहब करेंगे, वो हमारे और आपकी बात की बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस वक्त तेजस्वी यादव जो दिल्ली में ही थे लगभग पिछले 4-5 दिनों से, उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या वो कर सकते हैं इस वक्त हमारे देश के एक ऐसे नेता के बारे में जिनका नाम कई बार अखबारों में सिर्फ इसलिए आया है कि अपने देश में सबसे बेहतरीन तरीके का काम करने वाला कोई नेता रहा है तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन रहा है। सिवान के तमाम वो चीज, चाहे वो हॉस्पिटल हो गया, चाहे वो रोड हो गया, चाहे वो कम्युनिटी हॉल हो गया, चाहे वो इंडोर स्टेडियम हो गया, चाहे वो डीएवी कॉलेज हो गया जहां पर लड़कियां कदम नहीं रखती थी, वो लड़कियां वहां पर अपने आप को सेफ महसूस करने लगी। तमाम लोफर, चोर चुहाड़ों को उन्होंने लात मार के निकाला था और उस जगह को सेफ बनाया था। क्या इतना एहसान जो अपने शहर में करने वाला इंसान है उसके साथ इतना एहसान नहीं कोई कर सकता है? ऐसे कई मौके आए हैं जब राजद के लिए शहाबुद्दीन साहब ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। चाहे वो राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, लोकसभा में चाहे जो विपक्ष के नेता जो बाहें चढ़ा चढ़ा के बहुत उल्टे सीधे बातें कर रहे थे, उस समय सिर्फ शहाबुद्दीन के खड़े हो जाने भर से लोगों में अनुशासन आ जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है और ये सबके बस की बात नहीं होती। आज की तारीख में अमित शाह को भी लोग सवाल कर देते हैं जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है, और अभी कहने वाले लोग ये भी कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों में अमित शाह का भी हाथ है।
होम मिनिस्ट्री का भी हाथ है, ये तमाम लोगों का कहना है, इस तरह की बातें हैं। अब ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, और जांच जब होगी तो पता चलेगा कि किस तरीके से ये संस्थागत तरीके से इस चीज को अंजाम दिया गया है कि एक ऐसा नेता जो लाखों करोड़ों का, जो बंदा 15-16 साल से राजनीति से अलग रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार की राजनीति, सीवान की राजनीति में वो हमेशा जिंदा रहा, हमेशा उसके नाम पे लड़ाई लड़ी गई, हमेशा उस शख्स के नाम पर वोट मांगा गया, उनके चीजों को बता बता के, झूठी कहानियां गढ़ करके, बातें को बता करके लोगों ने कई बार इलेक्शन जीते। वो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो मतलब कम से कम मेरा आखिरी में ये सवाल है कहने का कि अभी जो है जितने भी लोग उनके चाहने वाले हैं, जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, जो पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं, जो लोग अच्छे पोजीशन पे हैं, कम से कम अब आप ईमानदारी से साथ दीजिए, और ओसामा साहब जो उनके लड़के हैं, कम से कम आप उसकी मोरली सपोर्ट कीजिए, बात कीजिए उनसे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उनको गाइड कीजिए और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, चाहे वो उनके विधायक ही क्यों ना हो। हमारे सिवान के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो बेचारे साथ हैं, मोरली दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और आए दिन बातें कर रहे हैं जिनसे करना है। लेकिन अभी ये वक्त है कि जितने भी हाई कमान, आला कमान के जितने भी नेता हैं, वो लोग खुल के सामने आए, मजबूती के साथ आए और इस बात को एक्सेप्ट करें कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मेरे पार्टी का नेता था और स्ट्रांग नेता था, जिसकी वजह से हमारी पार्टियों ने कई ऊंचाइयां छुई हैं। आज ये वक्त है कि आप उसके परिवार के साथ खड़े रहें। जब आप एक मृत शरीर के साथ नहीं खड़े रह सकते हैं तो कल आप उनकी पत्नी के साथ किस तरीके से खड़े होंगे, ये एक सवाल है। ये सवाल हो सकता है, लोग करेंगे सवाल। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि किसी भी तरीके के मंशा पे शक नहीं है। मुझे किसी भी नेता के मंशा पे शक नहीं है कि आप जानबूझ के बात नहीं करना चाहते या जानबूझ के मदद नहीं करना चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो अभी हालात से गुजर रहे हैं, उनके घर परिवार के लोग, इस वक्त वहां पे खड़े रहना, दिल्ली में मौजूद रहना, उनका साथ देना, ये अभी की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में मैं रखना चाह रहा था कि अभी के तारीख में जो अभी नया मामला ये सामने आया है कि डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का सैंपल टेस्ट लिया गया था परसों की तारीख में। आज पता ये चलता है कि उनका निगेटिव है मामला, कोरोना निगेटिव है। पोस्टमार्टम हो गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद कल रिपोर्ट आएगा कि पोस्टमार्टम में क्या एग्जैक्टली हत्या का कारण रहा है या मौत का कारण रहा है। किसी तरह का इंजेक्शन दिया गया या किसी तरह का जहर दिया गया या किसी तरीके से वेंटिलेटर को सिर्फ दिखाकर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई है। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। अगर वेंटिलेटर काम कर रहा था, ऑक्सीमीटर पे लगातार क्यों ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घटता जा रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ऑक्सीमीटर या क्या वेंटिलेटर उसको सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया था? देखिए, तमाम चीजें, जब बात शक की आएगी तो हर चीजों पे शक होगा। सबसे पहला ही शक शुरू होता है कि किस तरीके से एक बिल्कुल स्ट्रांग और बिल्कुल मतलब सिक्योर जेल में रहने के बावजूद भी वहां कोरोना पहुंच जाता है। एक मतलब हाई प्रोफाइल मामलात में कैसे वहां कोरोना पहुंच जाता है और क्यों इतनी ताखीर होती है, क्यों इतना देर होता है किसी शख्स के इलाज कराने में कि उसको भर्ती करते के साथ ही वेंटिलेटर लगाना पड़ जाता है। आप किसी भी कोरोना मरीज को देखिएगा, सिम्टम पहले आता है, तबीयत बिगड़ती है, सांस जरूर कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल, लेकिन अचानक से इतना कम नहीं होता है कि आप मतलब बिल्कुल वेंटिलेटर पे ही चले जाए। ये तमाम बातें जो हैं बहुत सारे शक पैदा करती हैं और इस शक का इलाज यही है कि इस पर जांच हो ईमानदारी से। और आज की तारीख में जो लोग, उनके परिवार के लोग अकेले हैं, जो पूरी भाग दौड़ कर रहे हैं, जितने लोग साथ देने वाले वो दे रहे हैं। अकेले का मतलब होता है कि पॉलिटिकली आप किस तरीके से उनके साथ स्टैंड ले रहे हैं, किस तरीके से आप उनकी मदद कर रहे हैं, ये चीज। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो अभी इस वक्त गए हुए बंगाल में खुशी का इजहार करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए ममता बनर्जी जी के पास, यकीन मानिए उसी ममता बनर्जी जी से आप पूछिएगा जरूर कि बंगाल में इस वक्त जो है वीटो पावर का काम मुसलमानों ने किया है। वीटो पावर का काम, जो कांग्रेस वहां पे पिछले बार के इलेक्शन में जितने नंबर पर थी, आज वो 0 हो गई है, लेफ्ट 0 हो गया है, भाजपा का सीट बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अगर जीती हैं तो वो मुसलमानों के वोट से जीती हैं। एक मुसलमान का जो वोट है, जिस तरीके से वीटो पावर होता है ना, देश के 5 बड़े बड़े देशों के पास, दुनिया के 5 बड़े बड़े देशों के पास वीटो पावर है कि अगर 5 देश मिलकर ये कहता है कि किसी पे हमला करना है, सिर्फ एक देश कह देगा कि नहीं करना है, वो वीटो पावर कहलाता है, तो कोई नहीं आगे बढ़ेगा। उसी तरीके से अगर ममता बनर्जी जीती हैं तो आप उनसे पूछिएगा, तेजस्वी यादव भाई, कि ममता बनर्जी जी
आपका जीतने का कारण क्या है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसमें असल चीज जो आएगी वो ये है कि मुसलमानों का ईमानदारी से उनका साथ देना और अपनी एकजुट होकर अपने अकल का इस्तेमाल करके वोट देना उनके लिए जड़ी बूटी और उनके लिए संजीवनी जो है वो साबित हुआ है। और आज की तारीख में वो जीत गई हैं और सरकार बना रही है दोबारा से। भाजपा वहां के मुंह के खाकर वापस आई है। ठीक है, तो बिहार में भी इसी तरह का माहौल है। बिहार में भी अच्छा खासा मतलब एक तादाद है मुसलमानों का, 15, 16, 17%, 18%। हमारे यादव भाइयों का भी है। जो लोग शहाबुद्दीन साहब से जुड़े हुए ईमानदारी से, चाहे बिहार के किसी भी कोने के, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो ये महसूस करने लग जाएंगे कि इनको छला गया है, इनके साथ कोई ईमानदारी से साथ नहीं दिया गया, तो याद रखिएगा पार्टी के शाख पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली किसी बात का असर पड़ेगा। इस वक्त सब लोग साथ हैं, सब लोग एकजुट हैं। जैसा भी होगा, तमाम चीजें हो जाने के बाद, अच्छे से तदफीन करने के बाद, सुपुर्द खाक करने के बाद, पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम जो है के साथ में जो भी पॉलिटिक्स आगे की होगी वो जरूर होगी। क्योंकि सिवान में इतनी बात तो तय है कि अगर किसी के पीछे खड़े रहने की बात तो अब नहीं होगी। अब जो भी होगी वो बहुत ही सामने खुलकर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो आया हुआ है कोरोना रिपोर्ट वो निगेटिव आया है, पोस्टमार्टम हो चुका है। उसका रिपोर्ट कल आएगा। अब जो भी होगा कल होगा, या तो कल दफनाया जाएगा और कल रिपोर्ट को लेकर हो सकता है कि कल प्रेस रिपोर्टिंग भी हो। जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ में खबर शेयर करता रहूंगा। और यकीन मानिए कुछ लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अपनी जबानों को ठीक रखिए। यकीन मानिए जबान को ठीक रखिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इस रमजान में रोजा रहकर भी आप गाली गलौज वगैरह करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद।